एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एक तरीके का जेनेटिक मार्कर है, इसके बारे में आप लोगों को पहले ही आइडिया होगा। ये मैं इसलिए अभी पढ़ा रहा हूँ, अपनी जो बाकी लेक्चर सीरीज को अभी रोक दिया है इसलिए इसको अभी लिया, क्योंकि ये इससे इस टाइप के जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं गेट में, और गेट का एग्ज़ाम अभी नज़दीक है। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसको कंप्लीट करवा दूँ। इससे पहले RFLP और RAPD का वीडियो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को एक तरीके का जेनेटिक मार्कर है। पहले समझ लेते हैं जेनेटिक मार्कर होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। भाई जेनेटिक मार्कर किसी चीज का मतलब क्या हुआ? मार्कर, ये मार्कर नहीं, यहाँ की मार्कर की बात नहीं हो रही। मार्कर मतलब क्या हो गया? किसी चीज को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन जीनोम को बांट दीजिए, ह्यूमन जीनोम अगर लीजिए, तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप मेरे जीनोम को अपने जीनोम से, किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसी की बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें से AFLP भी एक टेक्निक है, जिसको हम लोग एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। चलिए, इससे पहले RFLP और RAPD जो है वो बन चुकी है, उसके बारे में मैंने बता भी चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं कि ये 1990 में, मतलब काफी पुरानी टेक्निक नहीं है, काफी अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ इसको आए हुए। इसको बनाया या इसको डेवलप किसने किया था? वॉट एटल ने, या वॉट और कोवर्कर्स ने इसको सबसे पहले यूज किया और इसको डेवलप किया। देखिए, ये जो टेक्निक है ये एक तरीके से मिक्सचर है किसका? RFLP और RAPD टेक्निक का मिक्सचर है। उन दोनों ही चीजों को यूज करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से इसको मैं मिक्सचर कह रहा हूं। पहली चीज तो ये कि ये एक लंबा सा फ्रैगमेंट, अगर आप एक जीनोमिक DNA लीजिए, लंबा DNA का पोर्शन लीजिए और उसको रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट से डाइजेस्ट कर दीजिए। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो है वो हर इंडिविजुअल में, अगर मेरा जीनोम है या आपका जीनोम है, उसमें अलग अलग जगह मेरे जीनोम में और आपके जीनोम में कट करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मेरे जीनोम में और आपके जीनोम में, डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है वो अलग अलग जगह कट करेगा। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि ये एंजाइम जो है वो उसकी कटिंग साइट अलग होगी, प्लीज वो मत सोचिएगा। एंजाइम की कटिंग साइड जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग साइड जो है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, सेम रहती है। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो आपके अंदर जो अरेंजमेंट है उससे थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है। उसी डिफरेंस को अपन ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, वही हमारा RFLP की टेक्निक है। दूसरी अगर बात करें RAPD की टेक्निक, तो रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। यहाँ पे ये टेक्निक क्या है? बेसिकली यहाँ पे PCR का यूज किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन का नाम क्योंकि दिया गया है इसीलिए यहाँ पे PCR का यूज है। इसके बारे में मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है वो। तो अब इन दोनों ही चीजों का यूज करके AFLP बनाई गई, यानी कि एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बनाया गया। चलिए, यानी कि इस AFLP की अगर बात करें तो एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि यहाँ PCR का भी यूज होगा और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का भी यूज होगा। दोनों ही चीजें देखिए कितनी ज्यादा स्पेसिफिक हैं, यानी कि PCR भी बहुत स्पेसिफिक है, वो अपने प्राइमर्स के बीच का ही DNA जो है वो एम्प्लीफाई करता है, और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट भी, उसकी साइट भी स्पेसिफिक है, वो वहीं कट करेगा। तो चाहे हम इन दोनों सीक्वेंसेस, इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया गया है, तो AFLP जो है वो और ज्यादा बेहतर टेक्निक हो गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से ये बाकी टेक्निक से बेहतर है। ये क्या करती है बेसिकली? अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें कि ये क्या करती है, पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करती है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर लोकस की बात करें या एक पर्टिकुलर जगह की बात करें, जहां मेरे DNA में और आपके DNA में, सपोज करिए मेरे DNA में वो जो फ्रैगमेंट है वो 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है। सपोज करिए एक पर्टिकुलर लोकस है जहां पे
एक पर्टिकुलर लोकस है, सपोज करिए ये मेरा क्रोमोसोम है, अगर इस लोकस की बात करें, सपोज करिए यहाँ पे इस लोकस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो मेरा डीएनए है उसमें रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं। सपोज करिए GCAG का रिपीट है, ये लगातार रिपीट देखने को मिल रहा है, और सपोज करिए मेरे केस में ये 10 बार रिपीट है, 10 बार रिपीट है, और आपके केस में यही 2 ही बार रिपीट है या 3 ही बार रिपीट है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या हुआ, एक ही लोकस पे कई तरीके के जो प्रेजेंस है, मेरे में कुछ और तरीके का, आपके में कुछ और तरीके का, किसी और में कुछ और तरीके का, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी पॉलीमॉर्फिज्म को हमें डिटेक्ट करना है, तभी हम अपने, आपके और किसी और के जीनोम में डिफरेंस समझा पाएंगे या समझ पाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसमें पीसीआर का भी रोल है। तो पीसीआर में आपको पता है पीसीआर बिना प्राइमर के तो चलता नहीं। तो प्राइमर जो है वो उसकी स्ट्रिंजेंसी हम बढ़ाते चले जाते हैं। यानी कि स्ट्रिंजेंसी का क्या मतलब हुआ, पहली बार जो प्राइमर यूज होता है उसमें, और उसके बाद हम दोबारा भी एक और बार भी हम पीसीआर रन करते हैं। पहली बार जो पीसीआर रन किया उससे हमें जो प्रोडक्ट मिला, उसके बाद फिर से उस प्रोडक्ट को हम यूज करके और ज्यादा स्पेसिफाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा जो एनालिसिस पोर्शन है वो आसान हो जाए। बहुत ज्यादा जीनोम, बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स से हम कम फ्रैगमेंट्स की तरफ बढ़ते चले जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिलायबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो इस टेक्निक की ज्यादा है, क्योंकि आरएपीडी और आरएफएलपी का कॉम्बिनेशन है। पीसीआर भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए आप इस टेक्निक के ऊपर रिलाय भी कर सकते हैं। और रिप्रोड्यूसिबल है, यानी कि एक ही रिजल्ट आप 50 बार करेंगे तब भी आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार अलग अलग रिजल्ट आपको मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डिफरेंस विद आरएफएलपी। आरएफएलपी में फ्रैगमेंट आप बनाते हैं, बट नेचुरली रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट होता है। किस तरीके से बनता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप जीनोम को तोड़ते हैं, और वो पर्टिकुलर आपका जो एंजाइम जो है पर्टिकुलर एरियाज पे जाकर के आपके फ्रैगमेंट को तोड़ देता है। वही चीज यहां पर भी हो रही है। तो किस तरीके से अलग है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म पे क्या हो रहा था, डिटेक्शन आप किस तरीके से कर रहे थे, सदर्न ब्लॉटिंग की हेल्प से कर रहे थे। बट यहाँ पे आप किस तरीके से कर रहे हैं जी, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं अपने पीसीआर को फॉर द हेल्प, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग कि हमारे पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट तक तो सब बात सही है, वहां पे आप सदर्न ब्लॉटिंग यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, अपना पीसीआर यूज कर रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या एएफएलपी, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है नाम जो है एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत ज्यादा लेंथ के ऊपर नहीं है। नाम इसका एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जरूर है, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की प्रेजेंस और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की एब्सेंस के बारे में बात करते हैं। कि कोई रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हमने डाइजेस्ट किया, उसके बाद कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये बात जरूर ध्यान से जरा ध्यान रखिएगा इसका। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको और बेहतर ढंग से हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए आइए प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपका एएफएलपी है वो डोमिनेंट मार्कर है। समझने की कोशिश करिएगा, डोमिनेंट और को डोमिनेंट दो तरीके के मार्कर हैं। को डोमिनेंट जो है वो बेसिकली उसमें हम यू पता कर सकते हैं कि हेटेरोजाइगोट को भी आप पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों एलील्स, दोनों जो एलील्स हैं वो अपने आप का डोमिनेंस, अपने आप को शो करते हैं। इसीलिए आप हेटेरोजाइगोट कंडीशन को भी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट डोमिनेंट एलील में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही का आप डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो डोमिनेंट होगा। दूसरे वाले का आप ये पता नहीं कर सकते कि जो कंडीशन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, आप ये पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मौका लगा तो हम डोमिनेंट और को डोमिनेंट जो मार्कर्स हैं उनको अलग से
किस तरीके से डोमिनेंट कहा जाता है, किस तरीके से को डोमिनेंट, वो हम अलग से एक लेक्चर में बता देंगे। लेकिन यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई होगी, डोमिनेंट मार्कर है आपका। चलिए आगे बात करते हैं प्रोसीजर के ऊपर। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन एंड लाइगेशन ऑफ अडेप्टर्स। समझने का प्रयास करेंगे भाई यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डीएनए, जिस भी डीएनए को, जितना भी बड़ा डीएनए है, पहले तो उसको आप आइसोलेट कर लीजिए, सेल से आइसोलेट करेंगे। किस तरीके से आइसोलेट करेंगे भाई, बहुत सारे तरीके हैं। पहले आप उसको, सेल को उसको तोड़ दीजिए, मैकेनिकली तोड़ सकते हैं, होमोजेनाइज कर लीजिए, या फिर मोटार पेसल से तोड़ सकते हैं। उस जो भी मेथड से आपने किया, उसके बाद वहाँ से आपने डीएनए को आइसोलेट किया। कैसे कर सकते हैं, फिनॉल क्लोरोफॉर्म वगैरह मेथड लगा करके यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। फिर उसके बाद डीएनए में से कहीं कोई इम्प्योरिटीज या कोई कंटामिनेशन तो नहीं आ गया है, तो वो सब रिमूव करिए, डीएनए को प्यूरिफाई कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है देखिए यहाँ पे, क्योंकि बिना प्यूरिफिकेशन के ये जो टेक्निक है AFLP की, वो काम नहीं करेगी। तो डीएनए जो है वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप अपने डीएनए को, जो प्यूरिफाई करा डीएनए है, उसको आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से तोड़ दीजिए। भाई दो, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करना है। पहला वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो गया, EcoR1, और दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया MSE1। अब आप में से जो लोगों ने RDT वगैरह अभी तक अच्छे से पढ़ लिया है, 13 तारीख आने वाली है, मुझे उम्मीद है ढंग से पढ़ भी लिया होगा, तो EcoR1 जो है वो 6 बेस पेयर, उसका जो कटिंग सीक्वेंस होता है वो GAATTC होता है, आपको पता होगा, वो 6 बेस पेयर का है। वहीं MSE1 की बात करें तो उसका जो कट साइट होता है वो 4 बेस पेयर का है। 4, इसीलिए इसको हम 4BC मतलब 4 बेस कटर बोल रहे हैं, और इसको 6BC यानी कि 6 बेस कटर बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, EcoR1 के जो फ्रैगमेंट्स है वो 6 बेस पेयर की उस पे आएंगे, 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा, उसमें काटेगा। और MSE जो है 4 बेस कटर है। ये जो है वो फ्रीक्वेंट कटर है। जो MSE1 है भाई 4 बेस पेयर जल्दी आ सकता है, और 6 बेस पेयर थोड़ा दूर आएगा, दूर पे आएगा। तो ये जो है वो फ्रीक्वेंट कटर है, ये आपको पता होगा। और EcoR1 जो है वो इससे ज्यादा देर पे इसके सीक्वेंसेस आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेशन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 आवर के लिए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए आपने रख दिया, इंक्यूबेट कर दिया, बस। उसके बाद क्या होगा भैया, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, और खासकर EcoR1 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये स्टिकी एंड बनाता है। ये स्टिकी एंड बनाता है, जैसे कि ये, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये इस तरीके का एक एंड बना देगा, ठीक है। अगर इस तरीके का एंड है तो ये इसको स्टिकी एंड बोलते हैं। अब सोचिए, अगर हम आगे PCR लगाने वाले हैं, PCR में प्राइमर की जरूरत पड़ती है। अगर ये स्टिकी एंड बरकरार रह गया, अगर ये स्टिकी एंड ऐसे ही रह गया, तो हो सकता है कि प्राइमर यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाए, तो हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको हमको इस तरीके से कुछ कर देना है कि ये जो स्टिकी एंड जो है वो खत्म हो जाए। तो स्टिकी एंड खत्म करने की चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप अडेप्टर्स जो हैं वो बहुत काम की चीजें होते हैं। अडेप्टर क्या करेगा, आपका जो स्टिकी एंड है उसको ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब सोचिए, एक स्टिकी एंड था, यहाँ पे आकर के आपने इस तरीके का कुछ अडेप्टर यूज किया और इसको लाइगेट कर दिया, यहाँ से लाइगेट हो गया, ये दोनों लाइगेट हो गए, और जो ब्लंट एंड था वो सील हो गया मेरा। इससे दूसरा भी काम हो गया कि यहाँ पे जो जो ये डीएनए था, इसके एंड्स को हमने जोड़ दिया। अब इसके एंड के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने अपना अडेप्टर यहाँ पे जोड़ा है, तो इसीलिए अब मुझे प्राइमर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड सीक्वेंस आई हैव डिजाइंड इट, मैंने इसमें ऐड किया, तो आई कैन हैव द प्राइमर्स एज वेल। मैं प्राइमर का इंतजाम कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे सीक्वेंस के एंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मैंने उसके बाद अडेप्टर लाइगेशन कर दिया। अब डबल स्टैंड स्पेसिफिक होगा भाई, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया आपको किस तरीके से जा करके ये एडअप होगा, किस तरीके से जा करके जुड़ेगा। और T4 DNA लाइगेज आप यूज करेंगे। T4 DNA लाइगेज किस तरीके से अलग होता है इको लाइगेज से, फिर कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये हो गया, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्या हो गया, सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। अब देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, या यहाँ तक हम लोगों ने डाइजेशन करवा लिया है और अडेप्टर यूज कर लिया है।
अडेप्टर भी तैयार हो गया है, मतलब अब हमारे स्ट्रैंड्स जो हैं वो बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड बन चुके हैं और ब्लंट एंडेड हो चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब डीएनए को, बड़े से डीएनए फ्रैगमेंट को आप बहुत अगर इस तरीके से एंजाइम से काटेंगे तो बहुत सारे हजारों फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और उसकी एनालिसिस जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अपना जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उसको थोड़ा कम कर लें, उसको थोड़ा रिड्यूस कर लें, ताकि एनालिसिस जो है आसान हो जाए और हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकें पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन होता है वो 2 स्टेप एम्पलीफिकेशन होता है, 2 बार हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। सबसे पहला क्या है, सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। इसमें क्या है, प्री सेलेक्टिव पीसीआर एम्पलीफिकेशन, सबसे पहले सिलेक्शन से पहले वाला एम्पलीफिकेशन यानी कि प्री सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको देखिए अडेप्टर का पता है, सीक्वेंस पता है, तो इससे आप प्राइमर यूज कर लेंगे। बट प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच ऑफ द 2 अडेप्टर सीक्वेंस, 1 एडिशनल बेस एट 3 प्राइम एंड। अब अगर आपके पास, जैसे कि अगर हम लोग ये बात करें, ये हमारा सीक्वेंस था, ये हमारा, या तो इसको मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए सीक्वेंस था जिसको हमने कट किया, बहुत लंबा सा सीक्वेंस था, इसको इको R1 और MSC1 से कट कर दिया आपने। इको R1 कहाँ काटेगा, GAATTC, जी के जस्ट बाद यहाँ काटेगा, और GAATTC था, जी के बाद जस्ट यहाँ काटेगा। और MSC1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो TTAA है, TTAA है, आपने यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, ठीक है। तो ये TTAA जो है वो आपका MSC1 का सीक्वेंस है, 4 बेस पेयर कटर है, ये क्लियर हो गया होगा। तो इको R1 इधर काट दिया, इको R1 और MSC1 ने काट दिया। अब क्या हो गया, देखिए जी अलग हो चुका है, जी इधर वाले सीक्वेंस में आ गया होगा। हमने क्या देखा है आगे, AATTC इधर देखा और N के साथ T इधर लगा हुआ है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो था वो जो CTTA था, ये पीछे अलग वाले सीक्वेंस में निकल चुका है, और G और N इसके साथ लगा हुआ है। सेम वे में NAATT इसके साथ है और T वाला जो है वो अलग सीक्वेंस में जा चुका है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने अडेप्टर ऐड किया, देखिए अडेप्टर किस तरीके से ऐड करना है। ये आपका इको R1 का अडेप्टर था, और ये अब ये देखिए, ये अडेप्टर जो है वो सीधे जाकर के यहाँ पे लग जाएगा, और ये वाला जो अडेप्टर है TA वाला वो सीधे जाकर के यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड से, सॉरी, जो ये स्ट्रिकी एंडेड से ब्लंट एंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला मार्कर यहाँ पे लग गया, सॉरी ये वाला जो आपका अडेप्टर है वो यहाँ लग गया, ये वाला जो अडेप्टर है वो यहाँ लग गया। तो देखिए हमारा जो स्टिकी एंड से ब्लंट एंडेड डीएनए कंप्लीट हो गया, ये हमने बना लिया। अब यहां से ये दिखाया गया है प्री सेलेक्टिव पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे देखिए जो हमें सीक्वेंस मिल चुका है, सीक्वेंस जो अडेप्टर ऐड करने के बाद सीक्वेंस रेडी हो चुका है, ये सपोज AATTCN सीक्वेंस है, N कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। यहाँ पे NTTA है और नीचे ये है और ये है। चलिए आपको अब क्या करना है, देखिए ये AATTC के कॉम्प्लीमेंट्री आपने प्राइमर डिजाइन किया, TTAAG, बट एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो C है वो ऐड कर दिया। इसी तरीके से नीचे वाले फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर दोनों में ही आपने क्या किया, अब यहाँ पे भी TATT, ये तो था ठीक प्राइमर, लेकिन इसके साथ एक और न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड कर दिया। यही यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वन एडिशनल बेस जो है वो 3 प्राइम एंड पे आपने ऐड कर देना है। तो यही हमने यहाँ पे देखिए ये ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा, अब भाई क्या होगा कि ये जितने भी जो ऐसे फ्रैगमेंट्स होंगे जहां पे ये आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो गुआनिन होगा, वहां पे जाकर के ये प्राइमर जो है वो बाइंड कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे फ्रैगमेंट्स होंगे जहां पे गुआनिन होगा, बहुत सारे ऐसे फ्रैगमेंट्स होंगे जहां पे ये अगेन गुआनिन होगा। तो क्या होगा, सिर्फ उन्हीं फ्रैगमेंट्स को ये एम्पलीफाई कर देगा, बाकी सबको नहीं करेगा। तो देखिए कितने सारे फ्रैगमेंट्स में से हमने बहुत कम छांट लिए, तो ये क्लियर हो गया होगा क्यों इसको इस तरीके से किया गया। नेक्स्ट अगर हम फिर से आगे देखें तो सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन, प्री सेलेक्टिव से आगे बढ़ रहे हैं सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन पे। लॉन्गर सेलेक्टिव एक्सटेंशन, भाई यहाँ पे और कुछ नहीं किया गया है, बस जो हमने प्राइमर में जो एडिशनल बेसिस का काम यहाँ पे किया था वही यहाँ पे दोहरा दिया है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि हमने एक्सटेंशन जो है वो 3 और बेस पेयर का कर दिया है, 3 और बेस जो है वो हमने ऐड कर दिए, या 2 और बेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो जरा देखिए, और उसके बाद लॉन्गर सेलेक्टिव एक्सटेंशन तो समझ में आ गया होगा कि 2 बेस पेयर हमने और ऐड कर दिए। नेक्स्ट क्या हो गया, एंड लेबल्ड प्राइमर्स।
अब यहाँ पे क्या हो गया, जो ज्यादातर केसेस में हम लोग इको R1 के जो प्राइमर्स हैं, इको R1 साइट के रेस्पेक्ट में जो प्राइमर्स हैं वही यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है, अपने प्राइमर्स को गामा 32 फॉस्फेट से लेबल कर दे रहे हैं। और लेबलिंग एंजाइम कौन सा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। आपको पता है पीएनके जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन पीएनके जो है वो फॉस्फोराइलेट कर देता है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लेबलिंग, अपने बेसिस को या अपने सीक्वेंस को लेबलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब आप इको R1 के नेक्स्ट जो ये प्राइमर्स आपने यूज किए यहाँ से सेकेंड जब आप एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्राइमर्स यूज कर रहे हैं वो किसको ऐड करेंगे, गामा 32 फॉस्फेट को ऐड करेंगे। और यहाँ पे 36 साइकिल आपने चलानी है और ऊपर 20 साइकिल चलानी है। ये कुछ प्रोटोकॉल डिवाइस्ड है पहले से, ठीक है। तो अब आपने कर दिया, सोचिए अब आपने नेक्स्ट क्या किया था, ए और सी और इधर ए और जी, यानी कि जो सीक्वेंसेस में अब यहाँ पे ए सी पाया जा रहा होगा, ए जी पाया जा रहा होगा, वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हम कितना ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं और अपने काम को और कम करते चले जा रहे हैं विद एक्यूरेसी, पूरी एक्यूरेसी के साथ। अब नेक्स्ट क्या हो गया, हमने सेकेंड पीसीआर भी एम्पलीफाई कर लिया। अब हमें फाइनली ये सीक्वेंस मिल गया है, अब हमें फाइनली ये सीक्वेंस मिल गया है, हमें ये रेडी है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लगातार पीसीआर का भी यूज किए हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, बार बार पीसीआर का भी यूज किए हैं, इसीलिए ये AFLP है, एम्पलीफाइड है, तो इसीलिए यहाँ पे पीसीआर का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको जेल पे आप चला लीजिए, एसडीएस पे चला लीजिए इसका, और उसके बाद इसकी एनालिसिस कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोब, ऑफ जैसा भी आप जिसको जो भी टेक्निक आप यूज करना चाहते हैं वो इसको आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि आप अगर इसको जो एसडीएस पेज से नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप सिल्वर स्टेनिंग के जरिए, सिल्वर स्टेनिंग के पॉइंट उस पर भी जा सकते हैं। तो ये तो कहानी हो गई, हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से ये आपका सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन हुआ। एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा भी और देख लेते हैं। जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ से, जो हमें प्रोडक्ट्स मिल गए, यानी कि जो भी हम लोगों जो चाहते थे ये हमें फ्रैगमेंट्स मिल गए यहाँ से, उसके बाद इनको हम डीनेचरिंग पेज के ऊपर रन कराते हैं। डीनेचरिंग पेज मतलब क्या हो गया, ऐसा जो जेल होगा जिसपे डीनेचर करने का, यानी कि इन दोनों फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करने का कुछ इंतजाम होगा। जैसे कि अगर सपोज करिए आपने हाई अल्कली ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हाई अमाउंट में ले लिया, तो उससे क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो टूट जाएगी और ये डीनेचर हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो डीनेचरिंग पेज हो गया। अब इसके बाद या तो आप ऑटो रेडियोग्राफी चला लीजिए। ऑटो रेडियोग्राफी, उसमें हो क्या रहा है, रेडियो एक्टिविटी का आप यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ गामा 32 फॉस्फेट यूज किया था और इससे ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट्स पे आप डिटेक्शन कर सकते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। या तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर ऑटो रेडियोग्राफी नहीं करना चाहते, रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं करना चाहते, तो आप सिल्वर स्टेनिंग की मदद से भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका रेडियो एक्टिविटी वाला काम बच जाएगा और आप सिल्वर स्टेनिंग में जो विजुलाइजेशन का जो पावर होता है वो नॉर्मल एसडीएस जेल से बहुत बेहतर होता है। तो ये इससे, उसके बाद आप पॉलीमॉर्फिज्म देख सकते हैं, यानी कि कौन सा जो फ्रैगमेंट है वो कितना ज़्यादा दूसरे से अलग है, आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट द जेल दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, सेंसिटिव होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है, सब बता चुके हैं। ये डोमिनेंट होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं डोमिनेंट मार्कर है। फ्यूअर प्राइमर्स नीडेड, अगर हम बात करें आरईपीडी की, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइमर्स जो जिनकी रिक्वायरमेंट है वो कम होते हैं। डीएनए जो बैंड्स मिलते हैं वो बहुत अधिक मिलते हैं, तो आप उसमें आराम से अपने जेनेटिक मैप्स भी बना सकते हैं, उसको आराम से जेनेटिक मैप्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट म्यूटेशंस, हमें कई सारे पॉइंट म्यूटेशंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे ही म्यूटेशन हो गया, वो भी देख सकते हैं। और इसमें कोई सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की प्रायर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अडेप्टर जोड़ा है, अडेप्टर का तो सीक्वेंस हमें पता ही है ना, तो अडेप्टर के सीक्वेंस से हम आराम से प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है इसकी, सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इसमें जो जीनोमिक डीएनए यूज होना चाहिए वो बिल्कुल प्योरीफाइड होना चाहिए, उसमें कंटामिनेशन होगा तो ये टेक्निक जो है वो काम नहीं करेगी।
कम्बरसम एंड लेबोरियस। अब देखिए ये प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कम्बरसम प्रोसेस है, लेबोरियस, इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, एक्सपेंसिव है और रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व है। खैर रेडियो एक्टिविटी को तो हम ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर स्टेनिंग मेथड, बट एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, अडेप्टर्स हो गए, पीसीआर एम्पलीफिकेशन हो गया, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंसिव। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टेस्ट्स हो रहे हैं, तो उसके साथ जुड़िए और अपना तैयारी को और बेहतर बनाइए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको क्लासेस चाहिए गेट की और CSIR की, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।